हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम गुड लक हैव फन डोंट डाई मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी एक रेस्टोरेंट से शुरू होती है जहां बहुत से लोग बैठकर बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे। लेकिन एक बात सबके लिए एक जैसी थी, उनके फ़ोन लगातार ऑन थे और वे अपनी घड़ियों में टाइम देख रहे थे। करीब 10:30 बजे एक अजनबी रेस्टोरेंट में आया। उसने पहले लोगों को ध्यान से देखा और फिर चिल्लाया, अरे सुनो, मैं फ्यूचर से हूं। मैं तुम्हें फ्यूचर में होने वाली भयानक चीजों से बचाने आया हूं। लोगों ने पहले उसे ध्यान से देखा, फिर सोचा कि वो पागल है और अपने काम में लग गए। पूरी कहानी में फ्यूचर के इस आदमी का नाम एक बार भी नहीं आता, इसीलिए मैंने उसका नाम सैम रखा, ताकि आप कहानी को बेहतर समझ सकें। जब सबने सैम को इग्नोर करके अपने फ़ोन इस्तेमाल करने लगे, तो उसने एक-एक करके सब पर फ़ोन फेंकना शुरू कर दिया। उसका बर्ताव देखकर लोग रेस्टोरेंट से भागने की कोशिश करने लगे। सैम ने अनाउंस किया, मेरे पास एक बॉम्ब है, अगर कोई हिला तो मैं बटन दबा दूंगा। तो सब चुप रहे, लेकिन बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे फ़ोन और मेरे हाथ से शुरू होगी। जब से मैं आया हूं, इंसानी काम आसान हो गए हैं और अब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। लोग सुबह उठते ही अपने फ़ोन के आदी हो जाते हैं। वे बिस्तर पर लेटे-लेटे भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। फ्यूचर में तुम्हारा फ़ोन और मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। मैंने फ्यूचर से सब कुछ देखा है और ये मेरा इस रेस्टोरेंट में पहली बार नहीं है। मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ। ये चौथी बार है जब मैं फ्यूचर से आया हूँ, सिर्फ तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए। हर बार मैं तुम में से किसी एक को चुनता हूं और फ्यूचर को बचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं फेल होता रहता हूं। आज मैं फिर से फ्यूचर को बचाने के लिए यहां आया हूं, तो बताओ, फ्यूचर को बचाने के इस काम में मेरा साथ देने के लिए कौन तैयार है? जो लोग फ्यूचर को बचाने के इस काम में मेरा साथ देना चाहते हैं, उन्होंने हाथ उठाए। स्पीच खत्म होने के बाद सब चुप हो गए। किसी ने हाथ नहीं उठाए, क्योंकि सबको अब भी लग रहा था कि ये आदमी पूरी तरह से नशे में है और ये सब बातें कह रहा है। हालांकि उसने फिर पूछा, फ्यूचर को बचाने के इस काम में मेरा साथ कौन देगा? कोने में बैठी सुसान नाम की एक लड़की ने हाथ उठाया। फिर जब कोई और खड़ा नहीं हुआ, तो सैम ने खुद लोगों को चुनना शुरू किया। उसने स्कॉट नाम के एक आदमी को चुना, फिर उसने मार्क और जेनेट नाम के एक कपल को चुना। उसी समय टॉमी नाम का एक पुलिस वाला खड़ा हुआ और बोला, मैं भी आऊंगा। अचानक इंग्रिड नाम की एक लड़की खड़ी हो गई, जो काफी उदास लग रही थी। उसने सैम से कहा, मैं भी आना चाहती हूं। लेकिन किसी वजह से सैम ने कहा, नहीं नहीं, तुम बैठ जाओ। इसका कोई कारण जरूर होगा, जो हमें कहानी में बाद में पता चलेगा। फिर उसने अमेलिया नाम की एक मोटी औरत को चुना। बेचारी यहां सिर्फ पाई खाने आई थी। अचानक एक आदमी ने उसे टेबल के नीचे से खींच लिया। बोतल गिर गई और उसने इंग्रिड की तरफ इशारा किया। फिर उसने उससे कहा, ठीक है, तुम भी आ जाओ। सैम को मिलाकर उनके ग्रुप में अब लगभग 8 सदस्य थे। ये पता नहीं है कि किसने फ़ोन किया था, लेकिन किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर रेस्टोरेंट के बाहर जमा हो गए। सैम उनसे कहता है, हम सामने वाले दरवाजे से नहीं जा सकते, हमें पिछले दरवाजे से जाना होगा। वो उन्हें पिछले दरवाजे से ले जाने लगता है। सीन यहीं पर कट होता है और हमें कुछ दिन पहले का एक सीन दिखाया जाता है। इस सीन में हम मार्क और जेनेट को देखते हैं। मार्क उसी कॉलेज में पढ़ाने आया है जहां जेनेट पढ़ाती थी। आज उसका पहला दिन है। वो क्लास में जाता है और देखता है कि क्लास में सब अपने फ़ोन में बिजी हैं। जब वो उनसे अपनी किताबें निकालने को कहता है, तो वे कहते हैं हम भी अपने फ़ोन पर पढ़ सकते हैं। वो कोशिश करता है, लेकिन उनमें से कोई भी अपना फ़ोन नीचे नहीं रखता। लंच के दौरान वो बच्चों की हरकतों में खो जाता है। वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है और वे उससे कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसका एक दोस्त उसे एक डिवाइस के बारे में बताता है जो बच्चों के फ़ोन को जैम कर सकती है। जब उनके फ़ोन बंद होते हैं तो वे उसकी बात सुन सकते हैं। कई टीचर इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन मार्क क्लास में था। उसने देखा कि सब फिर से अपने फ़ोन में बिजी थे। उसने अपनी किताब नीचे फेंक दी और क्लास में घूमने लगा, ये देखने के लिए कि वे क्या देख रहे हैं। उसने देखा कि सब लोग बस वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे। जैसे ही उसने ध्यान से वीडियो देखा, मार्क उसकी तरफ खिंचा चला गया। खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने बच्चों में से एक का फ़ोन छू लिया। अचानक कई बच्चों के फ़ोन बजने लगे और एक एनिमेशन चलने लगा, जिससे क्लास में सब लोग गुस्से में आ गए। न सिर्फ उसके क्लासमेट्स, बल्कि पूरा कॉलेज उसके पीछे पीछे चला गया। वो एक कमरे में भागा और खुद को अंदर बंद कर लिया। जेनेट भी उसी कमरे में थी और उसने उससे कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है।
सब खत्म हो गया। सारे बच्चे अपने फ़ोन लेकर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। जेनेट को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक सारे बच्चे दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए, जिससे मार्क और जेनेट को भागना पड़ा। वे एक क्लासरूम में भागे, जहां वे अपनी जान बचाने के लिए कुछ ढूंढने लगे। उन्हें जैमर मिल गया। जैसे ही सारे बच्चे दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, मार्क और जैनेट जैमर उनकी तरफ तान दिया जाता है। अचानक सभी बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। उनके फोन अचानक बंद होकर जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद फोन वापस चालू हो जाते हैं और सभी बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। फिर जैनेट और मार्क कॉलेज से बाहर भागने का मौका लेते हैं। बाहर के सभी बच्चे भी उनका पीछा करते हैं। वे जल्दी से कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। फिर सीन अभी का हो जाता है, जब सैम अपनी टीम के साथ पिछले दरवाजे से निकलने वाला होता है। हालांकि दिक्कत यह है कि पिछले दरवाजे पर पुलिस अफसर भी खड़े हैं। इंग्रिड भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे रोक लेता है। सैम को पता चलता है कि टॉमी के पास बंदूक है और वो एक पुलिस अफसर है। वो भले ही एक कांस्टेबल हो, लेकिन वो एक पुलिस अफसर है। वो टॉमी से कहता है कि एक दिन वो बहुत ऊंचे पद का अफसर बनेगा। तुम अपने दोस्तों की रक्षा करोगे और एक मिसाल बनोगे। तुम एक पुलिस वाले हो, तुम बाहर जाकर उनसे बात कर सकते हो और चीजें सुलझा सकते हो। बेचारा टॉमी इस बड़ी बड़ी बातों में आकर जाने के लिए मान जाता है। उसके जाने की थोड़ी देर बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि उन्होंने टॉमी को मार दिया है। सैम कहता है, हम इस तरफ से नहीं जा सकते, सब लोग मेरे पीछे आओ। वो उन्हें अंदर ले जाता है, लेकिन उसे गलियां नहीं पता। सुसान उसे बताती है कि ऑफिस में एक सीक्रेट दरवाज़ा है जो उन्हें बेसमेंट तक ले जाएगा। सैम जवाब देता है, मैं यहाँ सैकड़ों बार आ चुका हूँ, लेकिन ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वे सुसान की बात सुनते हैं और ऑफिस में घुल जाते हैं, जहां उन्हें बेसमेंट की ओर जाने वाला एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि इस दरवाजे का मकसद क्या है? सुसान को कैसे पता चला, जबकि वो यहाँ पहली बार आई थी? इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, सैम उनके फ़ोन मांगता है। वो उन्हें एक एक करके उठाता है और पानी की बाल्टी में फेंक देता है। हालांकि इससे उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वो बम को दफनाने की धमकी देता है, जिससे वे शांत हो जाते हैं। उसके कहने पर सब लोग बेसमेंट की ओर जाते हैं। उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर एक सीक्रेट दरवाज़ा मिलता है। सब लोग उस दरवाजे से जाने लगते हैं, लेकिन फिर सीन बदल जाता है और हमें कुछ दिन पहले की सुसान दिखाई देती है। यहाँ हमें पता चला कि जिस सरकारी स्कूल में उसका बेटा पढ़ता था, वहाँ शूटिंग हुई थी और उस शूटिंग में उसने अपने बेटे को खो दिया। सिर्फ उसका बेटा ही नहीं, बल्कि कई और बच्चे मारे गए थे। उसे फॉर्म भरने और दूसरे कामों के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। जब वो पुलिस स्टेशन में बैठी थी, तो कुछ और औरतें आ गईं। इन औरतों ने भी शूटिंग में अपने बच्चे खोए थे। सुसान को दुखी देखकर उन औरतों ने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा पहली बार हुआ है? उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उन औरतों ने उसे बताया कि उन्होंने भी कई बार शूटिंग में अपने बच्चे खोए हैं। सुसान अभी भी कंफ्यूज थी, इसलिए उन्होंने उसे एक कार्ड दिया और कहा कि इस पते पर जाओ, फिर उसका सारा दुख दूर हो जाएगा। क्या पता उसे उसका बच्चा वापस भी मिल जाए। सुसान, जो अभी भी उन्हें नहीं समझ पाई थी, सीधे अपने घर चली गई। वो अपने बेटे के कमरे में गई और उसका सामान देखकर रोने लगी। फिर उसे याद आया कि औरतों ने क्या कहा था। उसने कार्ड देखा और फिर अपनी कंपनी में चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, उसे एक वर्कर मिला। उसने सुसान से पूछा कि क्या वो यहाँ पहली बार आई है। सुसान ने कहा कि उसके बेटे को गोली लगी है। वर्कर ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा बेटा यहीं मिल जाएगा। ये सुनकर सुसान खुश तो हुई, लेकिन हैरान भी हुई। फिर वर्कर ने उसे बताया कि उनकी कंपनी इंसानों की बॉडी बनाती है और वे बिल्कुल तुम्हारे बेटे जैसी बॉडी बना सकते हैं। तुम उसके लिए जो चाहो खरीद सकती हो। तुम जो चाहो हम उसके अंदर डाल सकते हो। तुम्हें बस हमें ये बताना है कि तुम्हारे बेटे की कमजोरियां क्या हैं, उसकी खासियतें क्या हैं, वो क्या करता है और क्या नहीं करता। तुम जो जानकारी दोगी उसका इस्तेमाल करके हम तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा बना देंगे। सुशान बहुत खुश हुई, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपना बेटा वापस चाहती थी। वर्करों ने उसे ये भी बताया कि इसमें पैसे लगेंगे, लेकिन क्योंकि तुम्हारा बेटा सरकारी स्कूल में मरा है, इसलिए सरकार खर्च उठाएगी। थोड़ा सा खर्च तुम्हें देना होगा। फिर सुसान ने उन्हें अपने बेटे की खासियतों और कमजोरियों के बारे में बताया। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, तो वो वेटिंग रूम में जाकर आराम करती है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा डैरन, जो बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता है, उसके सामने आता है। वो अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है।
वो उससे बहुत बातें करती है और वो जवाब भी देता है। इधर सुशांत को कुछ ध्यान आता है। उसके बेटे की गर्दन पर निशान है, जबकि उसके शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं है। घर आने के बाद सुशांत उसके पास बैठती है और उससे बात करती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के को बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उठता है और बॉल खेलने के लिए बाहर चला जाता है। सुसान ये भी देखती है कि वो बॉल खेल रहा है, लेकिन उसके हाथ में बॉल नहीं है। सुसान को ये अजीब लगता है, इसलिए वो उन औरतों से मिलने जाती है जिन्होंने लड़के से बात करना बंद कर दिया था, ताकि अपने बेटे के क्लोन के बारे में और जान सके। जब वो उन्हें बताती है कि उसका बेटा अजीब हरकतें कर रहा है, तो वे उससे कहती हैं कि ये नॉर्मल है, उनके बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। धीरे धीरे उसे हर चीज की आदत हो जाएगी। पार्टी में सुसान अलग अलग माता पिता से इन बच्चों के बारे में अलग अलग कहानियां सुनती है। कुछ कहते हैं कि उनके बच्चों को कई बार गोली मारी गई है, उन्होंने कई बार अपने बच्चों का क्लोन बनाया है। दूसरे कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का मजाक उड़ाने के लिए उनमें अलग अलग आदतें डाली हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, क्योंकि बच्चे का एक क्लोन बनाया गया। सुसान को ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा उसका अपना बच्चा हो, खिलौना नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो जाने वाली होती है, तो अचानक एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, तुमने जो कुछ भी कहा वही सब मेरे बच्चे के अंदर हो रहा था। फिर वो सुसान को एक कार्ड और एक डिवाइस देता है। वो सुसान को बताता है कि उसे ये मिल गया है। वो सुसान से ये भी कहता है कि इसे ऑन करने के बाद तुम इसे सुनकर अपने बेटे से मिल पाओगी। घर वापस आकर सुसान डिवाइस ऑन करती है, उसमें से एक ईयरबड निकालती है और अपने कान में लगाती है। बात करते हुए उसे एहसास होता है कि वो असल में अपने बेटे से बात कर रही है। वो उससे बात करके बहुत खुश होती है। उसका बेटा उससे कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और उसे एक जगह ले जाना चाहता है। सुसान पूछती है, मुझे बताओ कि वो जगह कहाँ है, मैं तुम्हारे लिए वहाँ जाने को तैयार हूँ। फिर उसका बेटा कहता है कि एक आदमी सुसान के साथ रेस्टोरेंट में आएगा। कैरेक्टर की इस छोटी सी झलक के बाद कहानी आज के समय में आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वे सब रेस्टोरेंट से चले गए हैं। आगे बढ़ने से पहले सैम अपनी टीम को कुछ बातें समझाता है। वो एक मैप निकालता है और सबको बताता है कि उन्हें घर में जाना है। अंदर एक छोटा बच्चा है जो आय को फिर से बना रहा है। हमें चुपचाप अंदर जाना होगा, बच्चे को रोकना होगा और चुपके से इस पेन ड्राइव को उसके प्रोग्राम में इंस्टॉल करना होगा। ये पेन ड्राइव जो मैं भविष्य से लाया हूँ, आय को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इस पेन ड्राइव की मदद से आय को इंसानों के लायक बनाया जा सकता है। ये छोटी सी चीज़ आय को कंट्रोल से बाहर जाने से रोक सकती है, जिससे इंसानी सभ्यता बच सकती है। जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, एक कार उनके पीछे रुकी। कार के अंदर 2 नकाबपोश आदमी थे, जिनका मकसद उन्हें मारना था। हालांकि सैम उन्हें बचाता है और एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर ले जाता है, जहां वे सैम से पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। सैम उन्हें बताता है कि वे बुरे लोग हैं और जब भी वो यहाँ आया है उन्होंने हमारा पीछा किया है। सैम फिर उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है ताकि भागने का दूसरा रास्ता ढूंढकर उन्हें बाहर निकाल सके। जैसे ही वो बाहर आता है, कोड एक्टिवेट हो जाता है। वो सबको बताता है कि ये आदमी फ्यूचर से नहीं है, वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। अगर वो फ्यूचर से होता तो उसे कार के बारे में पता होता। अगर वो चाहता तो टीम को मरने दे सकता था। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। अगर वो सच में फ्यूचर से होता तो उसे सब पता होता। इंग्रिड कहती है कि तुम्हारी बातें बेकार हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं है। अचानक इंग्रिड की नाक से खून बहने लगता है। वो वहां मौजूद सबसे पूछती है कि फ़ोन किसके पास है। पता चलता है कि फ़ोन स्कॉट कोट का है और उसने उसे छिपा दिया है। वो कहती है कि हम पुलिस को कॉल करके मदद मांग सकते हैं। इंग्रिड उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है और उसे ज़मीन पर फेंक देती है, जिससे वो टूट जाता है। वो सबको बताती है कि उसे फ़ोन और वाईफाई से एलर्जी है। उसी समय हम सैम को देखते हैं। वो काफ़ी देर से कोर्ट की कार्रवाई सुन रहा है। वो दूसरों से कहता है, अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो खुशी खुशी जा सकता है, लेकिन आज की जनरेशन के बारे में तुम सब जानते हो। तुम सब जानते हो कि बच्चों को अपने फ़ोन की कितनी लत होती है। वे छोटे छोटे कामों के लिए भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये मज़ेदार लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये उन पर हावी हो जाएगा। मुझे इसे कंट्रोल करने के लिए बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो शायद तुम्हारे बच्चे भविष्य में सुरक्षित रहेंगे। अगर मैं तुम्हें अभी कुछ ट्रिक्स दिखा भी दूं तो तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं भविष्य से हूं, इसलिए ये बेकार है। उसके बाद उनमें से कोई भी उससे सवाल नहीं करता, बल्कि उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। थोड़ा और चलने के बाद वे मान जाते हैं। एक नकाबपोश आदमी उन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। एक और आदमी कार में उनके सामने आता है। वो कार से बाहर निकलता है और उन सब का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन वो ब्रेक लगाना भूल गया।
इसलिए कार अपने आप क्यूएस्टा में नीचे जाने लगी। सैम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। जब वो एक जगह रुका तो सब रुक गए, लेकिन अमेलिया नहीं रुकी। वो आगे भागने लगा। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसके सामने एक नकाबपोश आदमी आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी और उसने अमेलिया को गोली मार दी। सब लोग वापस भागे, लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सैम ने सबसे कहा कि उन्हें ऊपर से कूदना होगा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से नीचे एक कूड़ेदान था जिसमें कुछ चीजें थीं, इसलिए कूदते समय उन्हें चोट नहीं लगी। वे सब डिब्बे में गिर गए और अंदर फंस गए। अब दिक्कत ये थी कि बंदूक लिए एक नकाबपोश आदमी सीधे उन पर आ गया। उसने उन सबको मारने के लिए बंदूक फिर से लोड कर ली। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस कार में वे ब्रेक लगाना भूल गए थे, वो धीरे धीरे क्यूएस्टा से नीचे जा रही थी। वो नकाबपोश आदमी से टकरा जाती है और तुरंत मर जाती है। हालांकि कार दीवार में एक दरार से टकरा जाती है। दीवार गिरने ही वाली होती है कि सब भाग जाते हैं, लेकिन इंग्रिड कहीं नहीं जाती। वो बस वहीं खड़ी रहती है। खुशकिस्मती से सैम वहीं होता है और इंग्रिड को धक्का देकर बचा लेता है। हालांकि वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और डांट फिर सैम चला जाता है। लेकिन इंग्रिड के बारे में असली सच्चाई जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। सीन बदलता है और हम इंग्रिड को एक बहुत छोटी लड़की के रूप में देखते हैं। एक एग्जाम के बाद उसके माता पिता को पता चलता है कि उसे टेक्नोलॉजी से एलर्जी है और वो किसी भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के संपर्क में नहीं आ सकती। जब वो बड़ी होती है तो उसे एक परी की नौकरी मिल जाती है और वो बच्चों के जन्मदिन मनाती है। एक दिन वो एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय से मिलती है जो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। उन्हें पहली नज़र में प्यार हो जाता है और वे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद वे एक घर किराए पर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कोई उनके दरवाजे पर एक पार्सल छोड़ जाता है। पार्सल के अंदर एक वीआर वीडियो गेम था। इंग्रिड को उससे एलर्जी थी, इसलिए वो उसे चालू नहीं कर सकी। वो जवाब देती है, मैं तुम्हारे जाने के बाद इसे चालू कर दूंगी और इस्तेमाल करने के बाद फेंक दूंगी। फिर वो वीआर वीडियो गेम देखना शुरू कर देती है और इंग्रिड काम पर चली जाती है। आज एक बच्चे की बर्थडे पार्टी के दौरान वो देखती है कि बच्चों में से एक फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। फ़ोन के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी नाक से खून बहने लगा। खून देखकर वहां मौजूद सभी बच्चे डर गए। इंग्रिड काम से घर आई और देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी वीआर गेम खेल रहा था। उसने उसे कॉल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो सो गई। आधी रात को एक आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड आधी रात को कुछ ज्यादा खा रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ और क्या वो ठीक है। उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कहा, मैंने असली दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया देखी और वो बहुत बढ़िया थी। उसे देखने के बाद मुझे लगा कि वो दुनिया सिर्फ मेरे लिए बनी है। अगर हमारे लिए एक बेहतर दुनिया बनाई गई है तो हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमें उस दुनिया में जाकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इस समय इंग्रिड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। अगले दिन इंग्रिड काम से घर आई और उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन वो ठीक नहीं था। वो बस उससे बात करना चाहता था। वो इंग्रिड से कहता है, मैंने उस दुनिया में जाने का फैसला किया है। वो दुनिया सिर्फ मेरे लिए बनी है। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम मेरी सारी चीजें अपने पास रख सकती हो। ये कहकर वो जाने लगता है। इंग्रिड उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है और यहाँ तक कहती है कि किसी ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। उसे क्या हुआ और तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो इंग्रिड की एक भी बात नहीं सुनता, उसे छोड़कर चला जाता है। तो ये थी इंग्रिड की कहानी। उसके साथ क्या हुआ? कहानी आज में आती है, जहां हम सैम को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ एक घर के अंदर जाता है और इस घर के ठीक सामने वो बच्चा था जो हथियार बना रहा था। यहाँ सैम सबसे कहता है कि घर के अंदर जो कुछ भी है उससे अपने हथियार तैयार कर लो, क्योंकि हम खतरे का सामना करने वाले हैं। ये हमारी आखिरी मंजिल है। अगर हम इससे पार पा गए तो हम भविष्य को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि हम किसका सामना करेंगे, क्योंकि हर बार हालात अलग होते थे। फिर सब लोग गए और घर से अलग अलग चीजें लाईं और उनसे जो बन सका बनाया। हथियार बनाने के अलावा उन्होंने अपने बचाव के कपड़े भी बनाए। फिर सैम ने उन सभी को इंतजार करने को कहा। फिर इन लोगों ने सैम से भविष्य के बारे में पूछा। सैम उन्हें बताता है कि रातों रात खाना पानी और दूसरी चीज़ों के गायब होने की वजह से लगभग 5,000 लोगों की 90% इंसानी आबादी खत्म हो गई और बाकी 50% लोग मनोरंजन और दूसरी दुनिया में खो गए। वो उन्हें ये भी बताता है कि मैं उन्हें वो सब कुछ दे रहा है जो वे चाहते हैं, लेकिन आखिर में ये सब झूठा साबित होगा और उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा।
फिर मार्क उससे पूछता है कि भविष्य में उसके साथ क्या हुआ। सैम बताता है कि उसकी माँ ने उसे मैं से बचाने के लिए एक बंकर में छिपा दिया था। वो अपनी माँ के साथ सूर्योदय देखना चाहता था। दूसरे लोग भी मैं की मदद से सूर्योदय देख सकते थे, लेकिन उसकी माँ ने उसे इन सब से दूर रखा। सैम हमेशा सूर्योदय देखना चाहता था। एक दिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से वो बंकर से चुपके से बाहर निकलती है और उसे एक वीआर कैमरा मिलता है। जैसे ही वो उसे चालू करने वाली होती है, उसके सामने एक ड्रोन आ जाता है। ड्रोन को देखकर सैम तेजी से बंकर की तरफ भागती है, लेकिन ड्रोन एक मिसाइल दागता है जो सैम के लिए नहीं थी, बल्कि उसके बंकर को उड़ा देती है। उसकी माँ बंकर में सो रही थी। वो अपनी माँ की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। फिर एक दिन उसे एक ग्रुप मिलता है और वो उनके साथ भविष्य को बचाने के लिए निकल जाती है, ताकि वो एक दिन अपनी माँ के साथ सूर्योदय देख सके। अचानक इंग्रिड की नाक से खून बहने लगता है। बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे उनके घर के बाहर अपने फोन हाथों में लिए खड़े हैं। मार्क उन्हें बताता है कि वो ऑर्डर का इंतजार कर रहा है और कॉलेज से उनका पीछा कर रहा है। अचानक वे उन पर हमला करते हैं और घर के अंदर आने लगते हैं। फिर सब सैम के साथ घर की छत पर चले जाते हैं। घर के बाहर सैकड़ों बच्चे खड़े थे। उन सभी के हाथों में अपने फोन थे और वे आगे बढ़ रहे थे। वे भी घर की छत पर चढ़ने लगते हैं। मार्क और जेनेट को जल्द ही पता चलता है कि वे उनके लिए यहाँ हैं, इसलिए वे दोनों यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। इन सभी बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कहीं और जाना होगा। वे दोनों एक साथ छत से कूद जाते हैं। बच्चे चीखते हुए भाग जाते हैं। जैसे ही सभी बच्चों का ध्यान भटकता है, वे छत से कूदकर भाग जाते हैं। तभी उन्हें किसी बड़ी चीज की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत बड़ी थी, जिसके पैर घोड़े जैसे थे, लेकिन सिर बिल्ली जैसा था। उसकी गर्दन में कई बिल्लियों के सिर लिपटे हुए थे। जैसे ही वो दिखाई देता है, सभी बच्चे उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वो बच्चों पर हमला कर देता है और उन्हें खाने लगता है। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब वीडियो बनाने में बिजी रहते हैं। हालांकि बाद में जब बच्चों को पता चलता है कि क्या हुआ है, तो वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। अचानक सैम का सामना उस नकाबपोश आदमी से होता है जो कार से उनका पीछा कर रहा था। उसका दोस्त मर चुका था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। वो सैम और उसके ग्रुप को मारने आया था, लेकिन फिर सैम उससे पूछता है कि उसे मारने से पहले किसने भेजा था। उनकी आखिरी इच्छा मानकर वो उन्हें बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसे किसी ने नहीं भेजा था, लेकिन उसे एक ईमेल मिला था जिसमें कहा गया था कि उसे और उसकी टीम को मार दिया जाएगा, जिसके बदले हमें $100 मिलने थे। हमें सिर्फ पैसे चाहिए, इसीलिए हम तुम्हें मारने आए हैं। अचानक स्कॉट आता है और उसे अपनी कार से कुचल देता है। उसकी मौत के बाद वे सब आखिर में लड़के के घर के सामने खड़े हो जाते हैं। सैम फिर उनसे कहता है कि उन्हें चुपचाप अंदर जाकर पेन ड्राइव में प्रोग्राम इंस्टॉल करना होगा। मैं किसी टीम के साथ यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं तुम सबके साथ यहाँ तक पहुँचा और मुझे लगता है कि इस बार मैं कामयाब हो जाऊँगा। जब सैम डोरबेल बजाता है तो सुसान का बेटा उससे बात करने लगता है। वो अपनी माँ को कुछ बताना चाहता है, लेकिन सैम को गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ किसी और से हाथ मिलाकर उसे धोखा दे रही है। हालांकि सुसान उसे डिवाइस दिखाती है और कहती है कि वो अपने बेटे से बात कर रही है, जो बहुत पहले मर चुका है। जैसे ही वो इस डिवाइस के जरिए उससे बात कर रहा होता है, अचानक दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर से एक औरत बाहर आती है। उसे देखकर ये लोग उससे कहते हैं कि हम कृष्णा से मिलने आए हैं, हम उसके स्कूल से हैं। स्कूल में एक नाटक चल रहा था, तो ये सब उसी का एक हिस्सा है। फिर वो उन सबको घर के अंदर ले जाती है, जहां वे उसके पति से मिलते हैं, लेकिन सैम को उन सब पर शक था। वो उन पर बंदूक तानता है और कहता है कि तुम सब नाटक कर रहे हो, सच बताओ तुम कौन हो और कृष्णा कहाँ है। ये घर भी प्राइमर का बना है। हालांकि वो दीवार तोड़ देता है। सैम कहता है कि तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है, सच बताओ तुम कौन हो। ठीक उसी समय वहां मौजूद आदमी स्कॉट पर हमला करता है। फिर वो आदमी सैम को मारने के लिए टेबल पर रखा चाकू उठाता है। जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, सैम उसे बंदूक से गोली मार देता है। वो उसे एक हथियार से गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है। डरी हुई औरत सैम को बताती है कि वे सब यहाँ बस काम कर रहे थे और उन्होंने बच्चे को नहीं देखा। वो जल्दी से भाग जाती है। सैम अपनी टीम को ऊपर ले जाता है, क्योंकि उसे पता था कि बच्चा ऊपर वाले कमरे में है। हालांकि जब वे वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां कोई जगह नहीं है। उन्हें ग्राउंड फ्लोर से एक मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। ये एक घर की सफाई करने वाली मशीन थी जो दीवार में घुस जाती है। सैम को तब पता चलता है कि दीवार के पीछे एक सीक्रेट कमरा है। अंदर जाकर वे उस कमरे को देखते हैं जहां क्रिस आई बना रहा था।
इंग्रिड रेडिएशन से बीमार हो जाती है और अंदर नहीं जा सकती। वो कॉरिडोर में रहने का फैसला करती है। सैम बच्चे से बात करती है और उसे बताती है कि वो भविष्य से है और उसे एक एडवांस्ड आई का इस्तेमाल करके उसके पास भेजा गया था। क्रिस उसे प्रोग्राम करने में बिजी है, वो सुन नहीं रहा है, इसलिए सैम उससे बात करने के लिए ऊपर जाती है। उसे रोकने के लिए सैम बार बार उसे आवाज़ लगाता है और उसका ध्यान भटकाता है। हालांकि वो कामयाब हो जाता है, लेकिन बच्चा सैम को देखकर जोर से चिल्लाता है, जिससे सैम डर जाता है। वो बच्चे के चेहरे पर मुक्का मारता है। बच्चा छत से गिर जाता है। वे दोनों जल्दी से नीचे भागते हैं और बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। जब कई कोशिशों के बाद भी उसे होश नहीं आता, तो छोटे रोबोट अचानक एक्टिव हो जाते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए सैम बच्चे को उठाकर वापस ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो स्क्रीन के सामने बैठता है, उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो फिर से प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है। सुसैन बच्चे की गर्दन पर एक निशान देखती है जो बिल्कुल उसके बेटी के क्लोन के निशान जैसा है। वो इसका मतलब समझ जाती है और सैम से कहती है कि बच्चा उसे प्रोग्राम नहीं कर रहा है, बल्कि कोई और उसके साथ ऐसा कर रहा है। हमें इस कमरे को रोकना है, उसे नहीं। फिर सैम कमरे में अलग अलग जगहों पर अपनी पेनड्राइव डालना शुरू करता है, लेकिन कहीं भी कनेक्ट नहीं होती। सुसैन का बेटा उससे बात करना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि वो पेनड्राइव को अपने डिवाइस में डाले, ये कहते हुए कि वो इसे ठीक कर सकता है। फिर सुजैन सैम से कहती है कि वो पेनड्राइव को डिवाइस में डाले, लेकिन सैम मना कर देता है। सुजैन उससे कहती है कि उसका बेटा सही कह रहा है, अगर वो बस इसे डाल दे तो सब ठीक हो जाएगा। सैम सुजैन की सलाह मानकर पेनड्राइव को डिवाइस में डालता है। सैम अपने हाथ में एक तार लेता है और जैसे ही वो उसे डिवाइस में डालने वाला होता है, उसे अचानक बहुत गुस्सा आता है। उन्हें रोकने के लिए क्रिस अचानक कमरे में सब कुछ हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। जब क्रिस एंटर बटन दबाता है, तो कमरे का हर तार हवा की तरह उड़ने लगता है। वे दोनों दीवार में फंस जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए तार उनके हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। फिर छोटे रोबोट उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। रोबोट में से एक को सैम का लिपटा हुआ चाकू दिखता है। वो उसे उठाता है और सैम की ओर बढ़ता है। वो चाकू से सैम पर हमला करता है। तभी क्रिस आई को और भी तेजी से प्रोग्राम करना शुरू कर देता है। सैम को एहसास होता है कि उसका मिशन फेल हो गया है। वो एक बटन दबाकर गायब होने वाला था। वो भविष्य को बचाने के लिए अपना मिशन फिर से शुरू करने वाला था, लेकिन तभी इंग्रिड आती है। वो डिवाइस को आगे ले जाता है और हवा में तैरते हुए एक तार को पकड़ लेता है। अब बस तार को डिवाइस से जोड़ना बाकी है, लेकिन क्रिस उसे ये आसानी से नहीं करने देता। वो उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाता है, जहां इंग्रिड पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। क्रिस उसे बताता है कि इसकी मदद से तुम्हारी हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। तुम खुद को ठीक कर पाओगी और बेहतर बना पाओगी। वो उसे ये भी बताता है कि सैम मुझे करीब 100 बार मारने आया था, लेकिन उसने तुम्हें कभी नहीं चुना, क्योंकि वो तुम्हारा था। वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि तुम भी उसकी जान हो। सैम तुम्हारा बेटा है, उसका बेटा मर रहा है और वो बार बार वापस आएगा, क्योंकि वो तुम्हारी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। क्रिस उसे ये भी बताता है कि अगर वो चाहे तो सैम को उसे लौटा सकती है। अगर वो चाहे तो अपने बेटे को वापस पा सकती है, लेकिन अभी के लिए उसे सैम को जाने देना होगा। अगर वो अभी के लिए सैम को जाने देती है, तो वो अपने बेटे को तुम्हें लौटा सकती है। बदले में उसे सैम का साथ देना होगा। जब क्रिस उसे कुछ चीज़ें दिखाता है, तो इंग्रिड को भी अपना बेटा याद आने लगता है। लेकिन इंग्रिड को एहसास होता है कि ये असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है और क्रिस सिर्फ उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंग्रिड उस पर यकीन नहीं करती। वो डिवाइस को केबल से कनेक्ट करती है, जिससे पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद सिस्टम फिर से रीबूट होता है, जिसके बाद इंग्रिड सैम के पास भागती है, क्योंकि उसे सच पता चल गया है। उसे एहसास होता है कि सैम उसका है। जिसके बाद ये सभी लोग घर से चले जाते हैं। घर के बाहर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सुसैन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और उसकी गर्दन पर कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है कि वो कोई क्लोन नहीं है, वो उसका असली बेटा है। इस बीच सैम की हालत खराब होती जा रही है। इंग्रिड उसे बचाना चाहती है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। उसी समय सूरज उगता है और वे दोनों एक साथ सूर्योदय देखते हैं, जो सैम की आखिरी इच्छा थी, अपनी माँ के साथ सूर्योदय देखना। फिर सैम ने कहा, बाद में मिलते हैं। ये कहकर उसने बटन दबाया और फिर अचानक गायब हो गया। इंग्रिड को समझ नहीं आ रहा था कि सैम ने ऐसा क्यों किया। फिर उसका बॉयफ्रेंड आया और इंग्रिड से माफ़ी मांगी और कहा कि वो फिर से उसके साथ रहना चाहता है। उसने उसे गले लगाया, लेकिन तभी इंग्रिड को एहसास हुआ कि कुछ भी ठीक नहीं है। उसने क्रिस की तरफ देखा और सबसे कहा कि वे अपने मिशन में फेल हो गए हैं,
वे कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। उसी समय पुलिस और एम्बुलेंस आई, वो उसे अपने साथ ले गया। कुछ भी ठीक नहीं था। सब पहले की तरह अपने फ़ोन में बिजी थे, सब अपने फ़ोन पर वीडियो बना रहे थे। फिर मूवी के आखिरी सीन में हमें फिर से वही रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां सब बैठे थे और अपने फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। सब पहले की तरह अपने अपने काम में बिजी थे। जब घड़ी में 10 बजते हैं तो सैम रेस्टोरेंट के अंदर आता है। इस बार वो सीधे इंग्रिड के पास जाता है और उससे बात करता है। वो उससे कहता है कि वो भविष्य बचाने आया है और उसका सपोर्ट चाहता है। वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। फिर वो उसे सबके सामने ले जाता है और पूछता है कि भविष्य बचाने के लिए हमारी टीम में कौन शामिल होना चाहता है। और इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। बने रहें।